चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार कभी चमचे नहीं होते। जी, भूपेश बघेल जी की सरकार में आप हिस्सा थे, तो उस समय हमको अफवाह सुनने को मिली थी 2.5 साल वाली, तो कितनी सच थी या बताता हूँ कि विमल चोपड़ा जी उसमें 1 रुपए का काम नहीं करा पाए। उसमें मैं 5 साल में 50 करोड़ से अधिक का काम ले आया था। क्या कांग्रेस पार्टी जिले में या फिर प्रदेश में कमजोर है? उसका एक ठोक शब्द था, तो आप तो सबको जमानत जब्त करा रहे हो करके। जी हाँ, मेरे को लग रहा है वैसे ही यार करके। जी। एक प्रधानमंत्री को ये भाषण देना चाहिए क्या, ज्यादा बच्चे वाले आपका हक छीन लेंगे। तिरुपति बालाजी से आपकी आस्था जुड़ी हुई है, और उनका बुलावा भी आपको आता है, आप बहुत बार जा चुके हैं। राग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम करके। कि 2023 के विधानसभा चुनाव में विनोद भैया नहीं दिखे। दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से कुछ कोई मतलब नहीं है जी। और मैं इतने देर में कई ठोक बात ऐसा बोला हूँ, मैं पार्टी से गद्दारी नहीं करता। जी। आज आपका रश्मिचंद्र राकड़ जी से संबंध कैसा है? आज भी बात होती है उनसे? बीच में आता था, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा तो आता था। उसके बाद फिर 2023 का जो चुनाव था भैया, मेरे तो समझ के बाहर था कि टिकट आपकी क्यों काटे, कैसे काटे, पर सबसे बेकार अगर प्रधानमंत्री हुआ है तो ये मोदी हुआ है। तो झूठ फेंकू राम बोलते हैं तो फेंकू राम ही है, झूठ बोलना इनका काम है। और राजनीति और परिवार को आप दोनों को एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं? नहीं, क्योंकि इतने सारे आप पदों में चूक गया मैं, उसमें चूक गया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महासमुंद के सबसे पहले पॉडकास्ट चैनल द सगन शो TSS में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है, महासमुंद के एक्स MLA श्री विनोद सेवनलाल चंद्र राकड़ जी। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया, आपसे बहुत दिन से हम समय लेने की कोशिश कर रहे थे, आज आप आए, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको भी धन्यवाद बुलाने के लिए। जी भैया, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप आज से नहीं बहुत पहले से राजनीति में हैं, छात्र राजनीति से आपने स्टार्ट किया था, तो उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? राजनीति खैर अभी पहले जब होता था, तो आज जो हाईटेक है, AI का उपयोग हो रहा है, प्रचार प्रसार का माध्यम है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पहले उस ज़माने में नहीं हुआ करता था। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होती थी। जी जैसे अपन बात करें तो मैं पहले बन गया था लगभग 97 में, और कोऑपरेटिव सेक्टर में मैं रायपुर का प्रतिनिधि बन गया था। जी। तो मान के चलो मेरा राजनीति में सबसे पहले चुनाव लड़ना या जीतना उसी समय से हुआ था। अनअपोज बन गया था मैं। तो उस टाइम तो क्या था कि लोगों से बात करो, जाओ के मिलो और अपना वोट मांगो, ऐसा था। जी। उसके बाद फिर धीरे से मान के चलो कॉलेज वॉलेज का चुनाव भी देखे, तो उसमें पहले के उसको उन लोगों को किडनैप करते थे, किडनैप अच्छा। करके रखो वाला रहता था। जी जी। बाद में फिर अब कई ठो चुनाव का परिदृश्य भी बदला, फिर वो मेरिट बेस के हिसाब से और कुछ कुछ उसमें मापदंड थे, उसके हिसाब से चुनाव होते गए। सबसे पहला चुनाव आपका कौन सा था भैया? मैं सबसे पहले 96 या 97 के आसपास कोऑपरेटिव सेक्टर में मैं रायपुर के लिए प्रतिनिधि बन के गया था, जो महासमुंद में लगभग 12-13 मेंबर जीत के जाते हैं, जिसमें आदरणीय धर्मदास महिलांग जी, मधुसूदन लाल चंद्र राकड़ जी, बिशन लाल चंद्र राकड़ जी, ऐसे दिग्गज नेता लोग चुन के जाते थे। उसमें मैं भी था। जी जी। और भैया आपका बचपन कहाँ बीता, कैसा बीता? मेरा आपका पड़ोसी हूँ मान के चलो, रेलवे क्रॉसिंग के उस पार मेरा घर है। बचपन मेरा शुरू से वहीं गुजरा है। जी जी। गांव तो कोना है, लेकिन मेरा राजनीतिक क्षेत्र ग्रामीण ही है। रहना शुरू से मेरा यहाँ हुआ, लेकिन चूंकि खेती वगैरह, मेरा पोल्ट्री फार्म वगैरह सब वहीं गांव में है। तो मैं गांव से ही राजनीति शुरू किया था, गांव से ही पहला प्रतिनिधि बना। उसके बाद फिर पंच भी बना, पंच बनने के बाद फिर मंडी सदस्य बना 2005 के आसपास। कॉलेज चुनाव तो लगातार हम लोग सबसे पहले मैं त्रिभुवन महिलांग जी का
प्रचारक बना था सबसे बार, तो सबसे पहली बार जी। जब कॉलेज चुनाव में इंटर किया मैं, जी, फर्स्ट जी। ईयर में था, तो त्रिभुवन में चुनाव लड़े थे। अच्छा, तो उस टाइम हम लोग उनके लिए सपोर्ट किए थे आप सपोर्टर उनका। के रूप में काम किए थे। जी, जी। और उसके बाद फिर खुद ही बाद में धीरे से फिर वो सोमनाथ वो चुनाव हार गए। उसके बाद फिर चुनाव बीच में बंद हो गया था 8-10 सालों के। उसके बाद फिर हम लोग फिर से जब चुनाव लड़ना शुरू किए, तो मेरा दोस्त था पवन साहू, अपने ही रहा, तो उसका छोटा भाई खिलावन साहू, जो हमारा भी ब्लॉक अध्यक्ष है झलक पटेवा मंडल का, जी, जी, जी। ग्रामीण झलक जी। पटेवा का, वो उसको चुनाव लड़ाए थे हम लोग। अच्छा, तो वो फिर उसके बाद फिर मेमन है, मेमन लड़की है, देवेंद्र है, ऐसा करके और हाँ, चार। हम लोग भी उस हाँ, समय थे भी। उस टाइम तो आप लोग भी हाँ, सब हाँ, जी, एक्टिव हो गए थे। जी, जी। तो वो आपका चुनाव बहुत समय सपोर्ट। लगभग हम लोग 6-7 चुनाव, उद्यान भारती को ऐसा करके 6-7 चुनाव हम लोग और जीते। फिर उस टाइम मैं ही लीड करता था, मेरे ऑफिस से ही सब होता था। और भैया जैसे हम लोग जानते हैं खेल में आपकी बहुत रुचि रही है, तो आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? हम लोग मान के चलो क्रिकेट ही मेन खेलते थे। एक बढ़िया आपको वाक्य बता रहा हूँ। जी भैया। एपी दुबे सर थे, दालत प्रसाद दुबे जी, वो अब नहीं रहे, अभी कुछ दिन पहले स्वर्ग सुधार गए। तो जब मैं क्रिकेट खेलता था तो अच्छा विकेट कीपिंग करता था और बैटिंग करता था। तो एक बार उनका पीटी करा रहे थे, बोले कि क्या खेलते हो करके। जी। मैं बोला क्रिकेट कर। अबे क्रिकेट तो सब लोग खेलते हैं, तेरी शादी होगी, तेरी बीवी क्या बताएगा कि क्रिकेट हाँ। खेलते थे करके। जी, जी। तो कोई भी गली में खेल रहा है करके। तो वो पोस्ट वो लगा हुआ था हैंडबॉल का। जी, जी। तो बोले इसमें वो मार्क वो दिखाओ करके। वैसा कौन सा वाला बोलते हैं उसको, पकड़ के उसको ऊपर नीचे होने वाला, हाँ, पुशअप्स। पुशअप। पुशअप। हाँ, उसको करके दिखाओ करके। जी। तो मेरी आदत थी कि मैं पुशअप को रोज सुबह उठता था, तो एक हमारे यहाँ घर में एक छज्जा बना हुआ था, जी। तो उसमें सुबह उठते ही पहले पुशअप मार दो 20, फिर उसके बाद फिर नहाने जाओ तो 20 पुशअप मार दो, 20-25 पुशअप। जी, जी। ऐसे करके मेरा 5 साल का प्रैक्टिस था। अब वो मेरे को कहाँ चैलेंज में डाल दिया, उधर करके दिखाओ करके। हाँ, अब मेरे को भी गुस्सा आ गया हाँ। कि मेरे चैलेंज वाली बात आ गई थी। जी, जी। मैं बोला चलो करके अच्छा चीज़ दिया करके, मतलब 30 पुशअप मारा उसको। जिसमें एक्सपर्ट थे आप। हाँ, इस पर एक्सपर्ट था। जी, जी। सर भी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि दूसरे लड़के ज़्यादा ज़्यादा 6-7 हाँ, मार हाँ, रहे हाँ। थे, मैं 30 मारा। जी। तो फिर आज वो भी दिखता भी आपका फिटनेस उस हिसाब से, उस समय से आप अगर कर रहे हैं तो आज है। अब ये आपके राजनीतिक सफर की मतलब शुरुआत कैसे हुई आपका राजनीति में? आपको मतलब आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? देखिए एक्चुअल में पापा जी शुरू से कॉलेज में भी, वो भी चुनाव तो वो भी नहीं लड़े हैं, लेकिन शुरू से कॉलेज की राजनीति वो भी करते रहे हैं, जी। लड़वाते थे जरूर। तो शुरू से हम लोग जानते थे कि पापा कॉलेज चुनाव लड़वाते हैं। उसके बाद फिर पापा भी 88 से चुनाव में आ गए थे, वो जी। भी जनपद सदस्य बने। जी, जी। तो जनपद सदस्य 2-3 बार जनपद सदस्य उपाध्यक्ष वगैरह बने। तो पापा हम लोग के यहाँ एक मान के चलो इलेक्ट्रल उसमें वही आते थे, तो उनको देख के अपन सीखते गए और अग्नि भैया से जुड़े थे हम लोग। जी। तो देखते देखते क्या हुआ, मैं भी बहुत जल्दी, मैं तो मान के चलो अग्नि भैया सबसे पहला चुनाव लड़े 89-90 में, तब से मैं उनका प्रचार करते आ रहा हूँ। मैं वो आखिरी तक किया। उसके बाद आखिरी में मान के चलो एक जोन संभालता था, जी। 27-28 तो पोलिंग बूथ था, उसको मैं ही देखता था उनका, पिछले आखिरी के 3 चुनाव उनका। जी। उसके बाद मैं खुद लड़ा। मतलब अंकल जी ही आपके आदर्श रहे हैं पॉलिटिक्स में। हाँ, पापा ही मान के चलो, उनको ही जी, जी। देख देख के वो सब सीखते थे, क्योंकि जी। पापा भी शॉप से ही, दुकान से ही राजनीति करते थे, दुकान में जी। उनका भी बैठना होता था। जी। तो जो भी चिट्ठी पत्री आता था, तो मेरा मन करता था कि मैं भी जनपद सदस्य बन जाऊं करके। जी, जी। तो उनके बाद जब पापा जिला पंचायत एक चुनाव हार गए, तो उसके पहले उसी समय जस्ट 1 साल के बाद फिर मैं मंडी सदस्य बन गया। उसके बाद फिर मंडी सदस्य के बाद लघु वनोपज संघ का अध्यक्ष बना। हाँ, हाँ। जी। उसके बाद फिर
विधानसभा का टिकट मिल गया। विधानसभा के टिकट से मेरा प्रश्न यह था भैया, जब आपको सबसे अभी टिकट फाइनल हुई आपकी जिस दिन, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ? और चुनाव लड़ते समय आपका कॉन्फिडेंस हम देखते थे, बहुत अच्छा था आपका कॉन्फिडेंस। तो आप किस वे में आपने चुनाव को अगर लड़ा? कोई भी छोटा सा राजनीति करता है, जी वो एक सरपंच बन जाता है, तो आजकल वो उसका सपना रहता है कि विधायक बन जाऊं करके। जी तो मेरे लिए भी वो टिकट मिलना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और उसके बाद फिर मेरे को पता नहीं है, अपने आप इतना कॉन्फिडेंस रहता है चुनाव के मामले में जी कि मैं हार की ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं। जी ऐसे किसी को भी सोचना नहीं चाहिए। अगर वो सोच लाएगा अपने मन में कि ये चुनाव हार जाऊंगा, तो निश्चित रूप से हार जाएगा। जैसा सोचते हैं जैसा वैसा ही सोचते हैं होता है। वैसा हो जाता है। मैं चुनाव तक मेरे को मान के चलो, आखिरी दिन तक मेरे ये था मैं चुनाव जीतूंगा। जी एक लड़का तो मेरे को पूछा, मेरे साथ जनपद सदस्य थी उसकी वाइफ, तो मेरे को पूछा कितना वोट पा रहे हो। तो ऐसे ही डिस्कशन चला फोन में, एक घंटा बात हुई। तो बोला कि ये इतना पाएगा, ये इतना पाएगा। मैं सबको, 4 लोग खड़े थे, चारों को कैलकुलेशन बताया। उसका एक ठोक सब था, तो आप तो सबको जमानत जब्त करा रहे हो करके। जी हाँ, मेरे को लग रहा है वैसे ही यार करके। जी और लगभग 150 वोट से 200 वोट से ही बस पूनम दाऊ अपना जमानत बचा पाए थे। उस टाइम ऐसी स्थिति तो आई उस गई समय मेरे हिसाब से जितना हम लोग जानते हैं भैया, सबसे ज्यादा वोट से आप मतलब अभी तक के जो जीत हुई है महासमुंद विधानसभा में, आप ही की थी। सबसे ज्यादा वोट से जीती। जी। और जब आप चुनाव जीत गए भैया, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया, तो उस दिन सबसे पहले मन में आपकी क्या बात आई थी, मतलब कि अब ये करना है हमको? नहीं, अब उस टाइम जीतने के बाद ऐसा लगा था मेरे को, सही बताऊं तो उसके बाद मेरे को लगता था सपना टाइप, मैं सही में विधायक बन गया हूँ करके। जी जी कई बार मेरे को लगता था कि मैं सही में विधायक बन गया हूँ करके। जी जी मतलब सपना पूरा हुआ तो सही में बन गया हूँ, मतलब मन में पता नहीं वो ऐसा बार बार ख्याल आता था। जी जी। मेहनत आपने तो बहुत की थी भैया, तो जब फल मिलता है तो कई बार यकीन नहीं होता, पर आपने बहुत अच्छे से पूरे महासमुंद विधानसभा को संभाला। और हम देखते थे भैया कि सुबह से आप निकलते थे और रात में लेट नाइट आते थे घर, फिर अगले दिन सुबह आप निकल जाते थे। तो आपकी ऊर्जा का राज क्या है? मैं पहले बहुत सारा वो पॉजिटिव अफर्मेशन या वो बहुत सारा कार्यक्रम वो देखते रहता था। जी तो कहीं पे मैं देख लिया था एलन मस्क 4 घंटा सोता है और अपना नींद पूरा कर लेता है। वो पता नहीं वो जुनून मेरे अंदर छा गया। और हमारे नेता भूपेश बघेल जी, जी वो मान के चलो वो भी सुपर बिना एक्टिव थके सुपर एक्टिव होके काम करते थे, तो वो दिखता था उनका मेहनत। तो हमको भी ऐसा लगता था कि उनके बरोबर तो मेहनत करे करके, या उससे थोड़ा बहुत कम तो करें करके। जी जी तो एनर्जी मिल जाती है, अगर कोई नेता आपका दिख रहा है वैसा काम करते, तो आपको भी एनर्जी मिल जाती है वहाँ से। तो मेरे को वैसे भी एलन मस्क का दिख गया था, तो मैं भी 4-5 घंटे ज़्यादा नहीं हाँ हाँ सोता भैया, था। लेट नाइट आप आते थे और सुबह फिर निकल सुबह जाते थे। निकल जाता था। तो मेरे को करना है, अगर 5 साल के लिए विधायक बनाई है जनता, जी तो उनके लिए कुछ करना है, ये सोच के मैं काम करता था। और जुनून रहे तो वो हो ही जाता है। जी जी। और भैया 5 साल में आपने जो काम किए, हमारे व्यूअर्स को भी एक बार आप बता दीजिए कि कौन से आपने कार्य किए जो हमको याद रखने चाहिए। देखिए, मेडिकल कॉलेज मान के चलो महासमुंद के लिए सबसे बड़ी सबसे सौगात बड़ी है। बात है जी। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उस टाइम मेरे पास समय नहीं रहता था। मैं मान के चलो कोविड के पहले तक तो मोबाइल को छू नहीं पाता था, कोई मैसेंजर देख नहीं पाता था, जी कोई व्हाट्सएप को तो मैं आज भी नहीं देख पाता। जी पर्सनल नंबर रहता है वो जो आप लोग को दे के रखा जी हूँ, जी जी उन्हीं उसी बस में दिखता हूँ। जी जी, उसी में होती है आपसे हाँ। बात। तो उस टाइम क्या हुआ कि कोई मेरे को मैसेंजर में मैसेज डाला था कि भैया मेडिकल कॉलेज के लिए मेहनत करते हैं, जी थोड़ा सा महासमुंद में मेडिकल कॉलेज लाते करके। अब वो लड़का कौन मेरे को मैसेज किया था मैं भूल गया मैं, लेकिन वो मान के चलो वो एक चीज़ मेरे को उठा दिया, जगा दिया। मैं उस टाइम, अब डॉक्टर प्रधान साहब तो नहीं रहे, मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये मेडिकल कॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा करके। जी कि अच्छे वो सबसे मिलनसार भी थे और थोड़ा संबंध में हम लोग का ठीक था। तो जी जी बोले हो जाएगा सर, इसको चिट्ठी लिखते हैं करके। तो लिखे। उसके बाद फिर बोलते हैं कि अचानक एक दिन फ़ोन आता है कि सर वो
एनएमसी वाले आने वाले हैं, जी, वो देखेंगे, विजिट करेंगे करके। सर्वे के लिए। हाँ, तो मेरे को वो, और वो बोले कि पास में ज़मीन होना चाहिए 1.5 एकड़, 1.5 किलोमीटर के अंदर, हॉस्पिटल से, जिला अस्पताल से 1.5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए करके। अच्छा। तो मेरे को शुरू से याद था कि जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो जगह मेरे को शुरू से याद था, 70-75 एकड़ ज़मीन वो खाली है करके। मैं बोले यहाँ पे है ना, इसको कर लेते हैं करके, अच्छा हो जाएगा। बोले फिर दिखाने लेके गया, मैं जी, दिखाने गया तो उनका वो बढ़िया कबड्डी स्टाइल, बोले सर इसमें तो हेलीकॉप्टर से उतरना पड़ेगा इंस्पेक्शन वाली टीम को करके, जी, जी, तो करवा लेते हैं ना सर, कब तक आएंगे तो करके। तो उस टाइम जब्बर चंद्राकर वहाँ का सरपंच हुआ करता था, जी, तो जी, जी, उसको बोला कि इसमें काम करो यार आप, इसमें वो डला दो, मोटम डला दो, इंस्पेक्शन वाली टीम है, कम से कम उनकी गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी करके। तो वो गाड़ी 2-3 दिन बाद जब आई तो वो लोग वहाँ तक गए, मैं भी गया, धवलाल जी और बहुत सारे और हमारे 4-5 नेता लोग भी गए थे। फिर देखे उसके बाद फिर आगे प्रोसीजर और बढ़ा। फिर बोले कि लगभग कागज पत्तर पूरा हो गया, जी, फिर जमीन अलॉट करना था। जी, तो उस दिन एसडीएम साहब नहीं थे, वर्मा जी नहीं थे, तो जैन साहब भी, सुनील जैन साहब कलेक्टर थे, वो भी अच्छा मदद कर रहे थे, गए ये मेडिकल कॉलेज आएगा तो अपने लिए अच्छा हो जाएगा करके। वो तुरंत तुरंत उनका जो काम था वो कर दिए। एसडीएम को, एसडीएम साहब नहीं थे तो 11 बजे रात को आए, 11 बजे आके फिर वो रात को ही वो पूरा नामांतरण वाला काम को किए, मेडिकल कॉलेज के नाम में 70 एकड़ जमीन को किए। और सुबह जीपी चंद्राकर हॉस्पिटल का एक वो है, स्टाफ है, वो लेके सुबह उसको पहुंचना था 11 बजे तक, हर हाल में पहुंचाना था उस कागज को। जी, तो उसको फिर तुरंत तुरंत हम लोग भेजे। जी, पहले साल फिर एफिलेशन के लिए जो आता है, जो टीम आती है वो आने वाली थी, तो मेरे को डॉक्टर साहब बोले कि हेड काउंटिंग होगा सर, डॉक्टरों की नियुक्ति करानी पड़ेगी करके। जी, तो फिर मैं भूपेश भाई को बोल के फिर भैया इसको हर हाल में जल्दी करना है करके, रात को 1-1:30 बजे में एक मैसेज आया कि हो गया करके, सौम्या चौरसिया जी का मैसेज आया कि हो गया करके। तो फिर अपन निश्चिंत हुए। फिर एक, सिर्फ एक कारण था, बाद में पता चला कि हमको मान्यता नहीं मिली कि वो जो बच्चे वो करते रहते हैं ना, डिसेक्शन करते हैं जिसमें बॉडी का, हाँ, हाँ, जी, जी, तो वो बॉडी नहीं है करके। अच्छा, तो मैं अपने अकाउंट से फिर एक एनजीओ को पैसा दिया, 25,000 रुपया, और वो बॉडी मंगवाया, और 25 लाख रुपए अपने विधायक निधि से दिया मैं। उसमें फिर वो फर्नीचर, कंप्यूटर और एसी वेसी खरीदे, क्योंकि वो सब अनिवार्य चीज़ें रहती हैं। तो 25 लाख रुपए उसमें दिया मैं विधायक निधि का। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे बार टीम आई तो फिर मैं हेड काउंटिंग के लिए फिर डॉक्टर लोग को बुलवाया। फिर मतलब भूपेश भैया भी इस मामले में इतना ज़्यादा वो थे, मतलब खोलना ही है करके। जी, जी, एक दिन बोला तो फिर नहीं हो पाया था, फिर मैं बोला भैया नहीं हो पाया है, कभी भी टीम आ सकती, कोरबा आ गई है करके। तो तुरंत बोले कि इसको तुरंत नहीं हो, कहीं से भी करो करके सौम्या जी को। तो फिर रात को सौम्या मैडम फिर मेरे को व्हाट्सअप करी कि हो गया है करके। तो उन लोगों को फिर तुरंत हमको बुलवाना था। तो होटल आकाशिया आज भी है, हाँ, हाँ, होटल आकाशिया में हम लोग हेड काउंटिंग कराना पड़ता है, तो वो हेड काउंटिंग अगर नहीं हुआ तो मान के चलो फिर रद्द हो जाएगा करके। अच्छा, तो डॉक्टरों को फिर वहाँ होटल आकाशिया में रुकाया, उनका खाना पीना और पूरे रूम का बिल मैं दिया। अच्छा, ये सारी बातें जो आम जनता है उनको नहीं पता है भैया, हाँ, जो अब ये सब चीज़ कभी कभी बताते हैं, जी, वही जी, अब जी, आपको बताने का मौका मिल जी, गया जी, तो जी, आपके माध्यम से कम जनता जी, तक जी, पहुंच जी, जाएगी। जी, तो उस टाइम फिर उसके बाद हमको मान्यता मिल गई कि मतलब इसको ये कॉलेज खोला जा सकता है करके। जी। और तो भैया, वैसे बड़ी बात थी हमारे लिए, मतलब कई ठोक जिले थे जिसमें वो खुलवा ही नहीं पा रहे थे 5-5, 7-7 साल तक, और मेरा मान के चलो 6 महीने का बस डिले हुआ और ओपन हो गया। ओपन हो गया। और भैया ओवरब्रिज की जो शुरुआत है, जो महासमुंद में सबसे बड़ी मांग ओवरब्रिज की थी, वो भी आपके समय में हुई थी, तो वो आपने कैसे देखिए करवाया? वो, उसके लिए मैं ईमानदारी से कहूँ तो ईमानदारी से वो चोपड़ा के समय के कार्यकाल का था वो, जी, उसके समय शुरू हुआ, लेकिन हम लोग काम को रुकने नहीं दिए। जी, कोरोना में भी काम को चालू रखवाए और कुछ ही दिन बंद रहा, और मैं उसको
मेहनत करते रहा लगातार, उसमें इंस्पेक्शन करते रहा, जाके देखते रहा, और काम को जितना जल्दी हो सके करना है करके अपन करते रहे। जी जी। वैसे ही बलसोंडा ओवरब्रिज, हाँ, गोलकोंडा बराबर। इसमें उनको वो जाता है, श्रेय जाता है चोपड़ा को, तो उस तरफ उसमें उनको वो भी करूँगा, जी। क्रिटिसाइज भी करूँगा कि उस टाइम वो रिंग रोड बनेगा करके उसको रहन दीजिए रोकवा करके दिए बोल थे। दिया। और दूसरी रिंग रोड में ओवरब्रिज तो बन ही जाएगा करके। जी जी जी। उसको फिर हम लोग भूपेश भैया जब आए थे महासमुंद, तो वहाँ घोषणा करवाए कि बेलसोंडा ओवरब्रिज, और फिर ये बीटीआई रोड का जो भी बन रहे जी जी हैं जी। उसकी घोषणा कराए, फिर ये तुंगवां रोड जो बन रहा है उसकी घोषणा कराए। ये सब भूपेश भैया का देन है। जी जी। ये और ये शहर का बड़ा मांग था, मान के चलो, ये बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है, तो ओवरब्रिज बन जाने से अपने को फायदा ही मिला। जी जी जी। तुंगवां रोड इतना जर्जर था कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक मान के चलो यहीं रहता है। हाँ हाँ। ये रोड खराब था। जी। जिला मुख्यालय है तो सरायपाली, बसना, पिथौरा के लोग यहीं आते हैं, वही एक और रास्ता भी हाँ, हाईवे से एक ही जुड़ा। रास्ता है। जी जी। तो वो बन जाने से अच्छा हुआ। यही ठोक आपको और बता देता हूँ सगन भाई कि हम लोग ऐसा ऐसा, मैं खुद फील्ड में रहने वाला आदमी हूँ। मैं पहले पंप लाइन का काम करता था, तो मैं खुद ही मान के चलो, मैं विधानसभा का एक भी गांव नहीं था जो जिसमें मैं 5 बार 10 बार नहीं किया होऊंगा मैं। जी। तो जानता था एक ठोक बिरबिरा बांसकुड़ा बास 1-2 ऐसा है। हाँ। उसको जाने के लिए हमको बरसात के दिनों में जलकी से ऐसा घूमते हुए जाना पड़ता था, मतलब 8 किलोमीटर वो पड़ता था। वो सिर्फ 5 करोड़ खर्चा करने से वो मान के चलो वो गांव डायरेक्ट 2 किलोमीटर में जुड़ गया। 8 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का हो 2 गया। किलोमीटर में आ गया। एक लोहारडी है जी। हाँ यहाँ हाँ। पे, वो मान के चलो गांव का इधर इस तरफ से एकदम लास्ट छोर का गांव पड़ जाता है। उसमें भी 7 गांव अलग अलग है। वो लोग खरीदी करना हो गया उन लोगों को, तो महासमुंद आना पड़ता था 10-12 किलोमीटर दूर। तुम वहाँ जा नहीं सकते थे। तुम वहाँ जाते तो उनको सहायता मिल जाता कुछ, लेकिन वो जंगल था पूरा, कुछ नहीं था। पुल उल पार करना, वो पुल भी नहीं था। तो उस पुल को बनवाया मैं। जी। बहुत दिन की मांग थी उनकी। पापा एक बार वहाँ से जनपद सदस्य थे, तो उसकी मांग आते रहती थी। तो पुल के लिए फिर मैं उसको पुल को बनवाया। आज लोहारडी वासियों को 2 किलोमीटर में मान के चलो तुम गाँव मार्केट मिल जाता है। अब उनको 10 किलोमीटर घूम के, 12 किलोमीटर घूम के नहीं आना पड़ेगा। और वो एकदम मान के चलो, आप गए होंगे तो छोटी छोटी बस्तियां हैं और एकदम जंगल के बीच में है। वो बड़ा काम हो गया। वैसे ही इधर सरेकेल के पास एक गांव था, वहां अगर रायतुम रुमेकेल जाना है तो मान के चलो 12-13 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। उस पुल के बन जाने से मान के चलो 5 किलोमीटर में वो गांव पड़ गया। मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जिसको बना के मेरे को सुकून मिलता है। ये मेडिकल कॉलेज, ये सब पुल, ऐसे ही तेलीबांधा के पास एक ठोक वो था पुल बनना जरूरी था। वहाँ के बच्चे लोग बरसात में भीगते हुए जाते थे पुल में, पुल के ऊपर से बहते रहता था। तो उसको बनाया, वहाँ पे 2 ठो पुल बना जी। जिससे मान के चलो जो 8-10 किलोमीटर पड़ता था वो मान के चलो डायरेक्ट 2-3 किलोमीटर में काम होने लगा। जी। मतलब ये सबको महासमुंद का जो मेन सिटी है उससे कनेक्ट करने की आपने पूरी कोशिश की, कोशिश पूरी किया भी है बहुत सारे काम। और ना जैसे आपका कार्यकाल था भी, और आपके बहुत सारे और भी मतलब सपने होंगे कि ये करना है वो करना है, तो ऐसे और कौन से कार्य जो अभी आपके बचे हैं जो आगे चल के आप देखिए करेंगे? चूँकि देखो महासमुंद ना किसान वाला एरिया है, किसानों के एरिया है। यहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो उस टाइम मैं पहले ही साल में विधायक बना और पहले ही साल जो धान खरीदी हुआ, 4 धान खरीदी केंद्र में खुलवाया। और मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैं 10 धान खरीदी केंद्र खुलवाया। जी। मतलब एक आदमी को धान बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, 10-12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। साले भाटा हो, चाहे बड़गांव के लोगों को हो, चाहे कई ठोक ऐसे गांव थे, डुमरपाली के लोग थे, मालीडी में खोले, ऐसा करके 10 ठोक में धान खरीदी केंद्र खुलवाया। मतलब हमारे सरकार में भूपेश भैया जी का मान के चलो बड़ा आशीर्वाद था। और खाद्य मंत्री जी उस टाइम बहुत
या जो भी काम लेके जाता था कर देते थे। तो 10 धान खरीदी केंद्र खुलवाया। अब लोगों को क्या हुआ कि उससे डीजल खपत बच गया, उनका समय बच गया। हाँ, 10 धान खरीदी केंद्र खोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जितना धान खरीदी केंद्र खोलना था 15 साल में मुश्किल से एक आध ठोक ही बढ़ा, वो लोग 15 साल में एक आध ही ठोक बढ़ा पाए थे। मैं 5 साल में 10 धान खरीदी केंद्र बढ़वाया, तो उससे किसानों को भी फायदा हुआ। जी। ये आज भले लोग सीका सेठ से पानी लाने के काम के लिए ये लोग भले बोल रहे हैं कि हम करें, ये देन है भूपेश भैया की देन है, कांग्रेस सरकार की देन है। जी। मैं जब वो पढ़े बजट को पढ़े भैया, तो सिक्का सेठ के लिए बजट प्रावधान लिख चुके थे। तो मैं धन्यवाद देने के लिए जैसे उनका वो बजट खत्म हुआ, उसके बाद फिर मैं धन्यवाद देने के लिए गया, तो मेरे को बोलते हैं कि हम लोग उसको सिक्का शेर बोलते थे, सिक्का शेर से पानी के लिए लाने पैरी बोलते थे जी। तो बोले अरे ते बिका से सिक्का शेर से पानी लाए वाला ज़्यादा मेहनत कर करके, तो वही लोग कहा तो भैया करके, वही लोग से धन्यवाद कहा था करके। तो वो थोड़ा सा नाम में उनका भी ध्यान, वो भीड़ में थे तो हाँ। ध्यान था। तो उस टाइम वो उनको जोड़े, उनको भी कृषि के मामले इतना नॉलेज था कि देखो उनको मेरे एरिया से क्या मतलब, लेकिन उससे मान के चलो सीका शहर में 80% पानी बाहर जाता है, उस पानी को हम लोग लाने के लिए अब काम कर रहे हैं। अब वो जुड़ा था कब, 2022 के बजट में आया वो, उसमें महासमुंद और बागबाहरा इलाका के बहुत सारे कृषि क्षेत्रों में पानी मिल जाएगा मान के चलो। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि वो पानी अब ये लोग देंगे अडानी को, उसकी कुछ कंपनी खुल रही है पे बोलते हैं जी। उसका एग्रीमेंट हुआ है करके, मेरे के पास अभी हाथ में नहीं है करके मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। लेकिन कोडार डैम बना उस टाइम ये था कि इसका टोटल कृषि उपयोग किया जाएगा, लेकिन अब ये क्या करें, 2023 के बाद सरकार हमारी गई, अब पानी दे रहे हैं कोडार से किसको, पिकाडली को। अब कोडार से पानी दे रहे हैं किसको, इसको करनी कृपा को। मतलब जिस काम को हम लोग रोक के रखे थे उस काम को भाजपा सरकार सीधा दे रही है उद्योगों को पानी को। और अभी भी जो पानी आएगा वो मान के चलो अडानी को जाएगा ही, कोडार में तो डंप होना ही है, लेकिन अब मान के चलो उसका व्यावसायिक उपयोग, औद्योगिक उपयोग होने वाला है। तो ये आपको गंभीर बात बता रहा हूँ। अभी की जो सरकार है ऐसा भी है कि बाहर से जो आए लोग उन पे ज्यादा ध्यान दे रही है। छत्तीसगढ़ के आज ही एक अभी वो हुआ था, सुबह सुबह हल्ला मची थी, गांव वाले फ़ोन किए थे तो मैं उस टाइम जा नहीं पाया। तो वो वहाँ पिकाडली में, जबकि नियम रहता है कि 5 साल तक आपको जो अच्छे एक्सपर्ट जो काम रहता है, इंजीनियर का काम रहता है, वो बस वो बाहर से रख सकते हैं, बाकी लेबर काम स्थानीय लोगों को देना रहेगा करके। लेकिन वहाँ दादागिरी चल रही, स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है। और भैया ये मैं बोल रहा था कि भूपेश बघेल जी की सरकार में आप हिस्सा थे, तो उस समय हमको अफवाह सुनने को मिली थी 2.5 साल वाली, तो वो कितनी सच थी या झूठ थी अफवाह? अपन देखो अपने तक तो वो सब बात थी नहीं यार, हम लोग विधायक थे तो हम लोग तक तो बात आती नहीं थी, और मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ रहा होगा जी। अब इसमें मैं कुछ जानता भी नहीं। और भूपेश बघेल जी की सरकार का जो आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगा जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करना चाहते हैं? तो भूपेश बघेल जी मान के चलो एक अच्छे लीडर है, जिसको सब छत्तीसगढ़ के सभी जगह किस एरिया में क्या काम चाहिए वो समझते थे। जी। जैसे आप मान के चलो कृषि के क्षेत्र में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। भले इसको जब सबसे पहली बार लॉन्चिंग हुआ तो मैं वहाँ रायपुर में था कांग्रेस भवन में, तो हम लोग को उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा करके, लेकिन बाद में जो काम हुआ, जो दिखा, वो मान के चलो आप होते लोगों के सोच से ऊपर था। क्योंकि हम लोग जो आज देख रहे हैं कि 30-35 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं,
क्या है कि रासायनिक दवाई का उपयोग हो रहा है, रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, उसके कारण हम लोग खा रहे हैं जाने सभी अनजाने चीजों में मिलावट। सभी चीज़ों में मिलावट है। तो वो क्या किए, गोबर खाद बनाना शुरू किए, जी और जो गौ माता है जो इधर उधर घूमते रहती है उसको एक जगह में रखने का काम किए। जी उसमें ये कमी रही कि उसमें हम लोग आम जनता अपना सहभागिता नहीं दे पाई। उनका पूरा कॉन्सेप्ट था कि हम लोग गौ माता मानते हैं तो थोड़ा सा वो भी सहयोग करें। हालांकि सरकार सब कुछ कर रही थी, जी लेकिन कई चीज़ों में क्या होता है कि अपनी सहभागिता भी जरूरी होती है। अभी बिजली का वो लगा हुआ है, पहले बल्ब जलते रहता था, हम लोग छोटे हैं तो क्या करते थे, पत्थर पकड़ते थे और उसको निशाना लगाते थे। हमको पता नहीं था कि वो हमारी संपत्ति है। जी बाद में जब समझ आई तब तो हम छोड़ना शुरू किए, कि बल्ब को बंद करना शुरू किए, नल को बंद करना शुरू किए, क्योंकि हमारी हमारी संपत्ति है, हमारी चीज़ है ये। सरकार की तो है ही, लेकिन ये हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जनता का उसमें सपोर्ट जनता का जरूरी कंट्रीब्यूशन है। होना था, वो नहीं हो पाया। जी जी क्योंकि पैरा हम लोग बोलते रह गए पैरा दान करो करके, लेकिन जला देते थे और पैरा का दान नहीं हो पाता था। और कुछ लोग करते थे, उनको धन्यवाद देता हूँ, हमारे ऐवान में बहुत कुछ करे भी हैं, जी उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इसमें सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। भाजपा सरकार उसको अब कब से बोल रही, 2.5 साल हो गया, हम लोग वो गोधन गौवंश की रक्षा के लिए वो प्रोजेक्ट लाएंगे, तो उसी को शुरू कर लेते ना, उसी गौठानों को चालू कर लेते, क्या दिक्कत थी। आप तो उसके नाम पे वोट मांगते हो, उसके नाम पे राजनीति करते हो, क्या हो जाता, गौ माता की रक्षा ही हो जाती। जी जी लोगों को व्यापार मिल जाता, 27 लाख महिलाओं को व्यवसाय मिलता था, वो गोबर बेचते थे, आम लोगों के पास पैसा जाता था। तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था। जैसे हम लोगों को कभी मतलब पूरे विधायकों की ये हिदायत दिया जाता था, कोई भी व्यापार लग रहा है या कोई भी उद्योग लग रहा है तो उद्योगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। उद्योगों के बारे में उतना ही सोचते थे ना, परेशानी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, कि हम लोग रोजगार कहाँ से देंगे, क्योंकि खेती किसानी के साथ और भी बेरोजगारों को रोजगार देना, उसके लिए भी वो भी चीज़ जरूरी है हमारे लिए। अगर बोला जाए तो चाइना क्या करी, चाइना उद्योगों पे ज़्यादा फोकस करी। आज वो मान के चलो वर्ल्ड का लार्जेस्ट होने जा रहा है, मान के चलो। और सब उनके अपनी बनाई हुई चीजें भी होंगी सब। हाँ, सब ना फेसबुक चलता है ना गूगल चलता है, वहाँ सब कुछ नहीं, सब अपना उनका खुद का रहता है। जी जी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल डाटा बेच रहे हैं। डाटा जहाँ बता रहे हैं कि लाखों लीटर पानी लगना है एक डाटा सेंटर में, उसको हम लोग दे रहे हैं, डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ, हमारा डाटा यूज करेगा 30 साल तक, कौन, अमेरिका जी। अभी अगर देखा जाए तो मान के चलो, कृषि में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे कांग्रेस के रहे चाहे भाजपा के, कृषि क्षेत्र में कभी उनको इंटरफेयर करने नहीं दिए। लेकिन अभी क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में उसको इंटरफेयर करने का मौका मिल जाएगा। कई लाख करोड़ का डील हो गया, 9.5 लाख करोड़ का कुछ डॉलर के आसपास का निर्यात करेंगे, आयात करेंगे। तो ये क्या हो रहा है भैया, और उनके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिखता भैया, कोई सपोर्ट नहीं दिखता। वो आए दिन उसको हत्यारा बोल रहा है सामने में, और मतलब हमारी भारत देश की इज्जत को ऐसे ही धज्जी उड़ाते जा रहा है। और हम लोग उसको, हमारे मोदी जी मान के चलो, वो क्या करे, उसको सम्मान दे रहे हैं, उसके चक्कर में हम अपने अच्छे मित्र को भी खो डाले। आज ऑपरेशन सिंदूर चला, कौन देश हमारे साथ खड़ा रहा? आज हिंदू मुस्लिम का नाम ले लेके मान के चलो कोई देश हमारा सपोर्ट में नहीं है। ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, विकास की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। दूसरे देशों में ये सब होता भी नहीं है भैया, वो लोग हमारे वीडियोस देख के वो लोग हंसते होंगे, छवि खराब होती है ना। यहाँ क्या हो रहा है भाई, हम लोग कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण शिविर अटेंड करे हैं जी। मैं बचपन से कांग्रेसी हूँ, लेकिन मेरे को 2016 में उस दिन मेरे को गर्व हुआ और घमंड हुआ कि मैं कांग्रेसी हूँ करके। मीनाक्षी नटराजन जी का चंपारण में जब शिविर लगा ना, वैसे शिविर लगा था हम लोग का,
3-4 दिन का कुछ था, पंचायती राज वाले लगाए थे। उस टाइम मेरे को भी बुलाए थे, तो मैं बढ़िया डिसिप्लिन से वहाँ अटेंड करते थे। वहाँ मीनाक्षी नटराजन जी का जो स्पीच था 4 दिन का, वो इतना दमदार था कि उसको फिर मैं विधायक बनने के बाद फिर सिरपुर में एक बार कार्यक्रम कराया था, उनका शिविर लगवाया था, आवासीय शिविर, जी कि कांग्रेस क्या सोचती है। हर एक कार्डियोलॉजी होता है। कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? धर्मनिरपेक्ष, सभी वर्ग को लेके चलो। आप बताइए 140 करोड़ जनता है भारत देश में, आप 100 करोड़ लोगों की बात करके 100 करोड़ लोगों को दिल तो जीत सकते हो, लेकिन बाकी 40 करोड़ का दिल कैसे जीतोगे? आप राजा नहीं हुए। राजा जो होता है वो मान के चलो पूरे 140 करोड़ जनता का होता है। तो वो बन पा रहा है क्या? सब बराबर कुछ नहीं होते कर रहे हैं। हैं। जहाँ हिंदू ईसाई है वहाँ हिंदू ईसाई का झगड़ा करा रहे हैं, जहाँ हिंदू सिख है वहाँ हिंदू सिख का झगड़ा करा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को ये भाषण देना चाहिए क्या? ज़्यादा बच्चे वाले आपका हक छीन लेंगे। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। तोड़ने का काम चल रहा तोड़ने है। का काम हो रहा है। नहीं, ठीक बात है। और भैया अभी मौजूदा जो छत्तीसगढ़ में सरकार है, साय सरकार, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या काम दिख रहा है? कुछ काम तो नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से। ऐसा कुछ काम नहीं दिख रहा है कि हम लोग बोल सके कि ये काम हुआ। बताइए कोई काम हो रहा है क्या? आपको दिख रहा है कोई काम? वही सोचना पड़ रही है। आप सोचोगे तब एक आठ हाँ। को बोल पाओगे। जी कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं लोग। स्वामी आत्मानंद में भी जो स्तर की पढ़ाई होती थी उसको भी डल कर दिए। अरे राजनीति करो, लेकिन उससे अच्छा करके दिखाओ ना। अगर भूपेश बघेल जी ने स्वामी आत्मानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, गरीब बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए तरसते थे, वो मान के चलो उनको फोकट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिला। और क्योंकि इंग्लिश तो मान के चलो वर्ल्ड वाइड भाषा है। तो मान के चलो कितना हम लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने समय की बता रहा हूँ, मैं जब वेटनरी स्कूल के किसी लड़के को देख लेता था ना, मैं थोड़ा सा झेपता था। क्यों? ये इंग्लिश वाला है। भले मैं अपने जगह इंग्लिश का मेरा को भी अच्छा नंबर मिलता था, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल वाले को ही देख के, वेटनरी स्कूल के लड़के को देख के ही अपने थोड़ा सा झेप जाते थे, उसके साथ फ्री होकर बात नहीं कर पाते थे। आज वो बताओ, गांव का लड़का अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ के उसके साथ फर्राटेदार बात करेगा तो कितना अच्छा लगेगा। और व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर दी है, अच्छी कर दी है सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की बहुत अच्छी कर दी है व्यवस्था। हाँ, कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा। भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल के इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने की जो शुरुआत करी थी, मैं बोलता हूँ कि अभी भूपेश बघेल जी सेकंड टर्म में रहते तो मान के चलो वो अभी तो दिख रहा है जितना स्कूल, वो मान के चलो उससे 2 गुना और 3 गुना स्कूल इंग्लिश मीडियम का हो जाता और अच्छे होते। अभी इंग्लिश को तो उन्होंने बढ़ावा दिया ही, और छत्तीसगढ़ में मतलब छत्तीसगढ़ियावाद को भी बढ़ावा दिया उन्होंने। मतलब छत्तीसगढ़िया होने में हमको शान महसूस होती है जब से वो मतलब चीज़ों को स्टार्ट किए। कई चीज़ क्या होता था, बता रहा हूँ सयान भाई, कि जैसे हम लोग कुर्मी हैं, कुर्मी बेसिकली छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ एक बार की घटना कि मैं जब हम लोग त्रिमूर्ति कॉलोनी में रहते थे तो वो थोड़ा उस समय का हाई सोसाइटी था, अच्छे लोग रहते थे, तो बासी हम लोग भी खाते थे। लेकिन जब एक आंटी, पिंचा आंटी आ रही थी तो मम्मी बोलती है बासी खा रहे थे हम लोग, तो अंदर जाके खाओ, बासी खा रहे हो करके। तो हमको शर्म लगती थी कि बासी खा रहे हैं, तो अपने आप में हीन भावना आती थी कि हम लोग देहाती हैं करके। लेकिन 1 मई को बासी दिवस मना के क्या किए, छत्तीसगढ़ियों का मान के चलो मान सम्मान बढ़ा है। बिल्कुल, आज भी किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना तो बोलेंगे कि बासी वो हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वैसे बैक्टीरिया उसमें पनपते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए ठीक होते हैं। बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं उसमें। तो हमको क्या किया गया, आप लो दिखाने के लिए सबको हमको डोमिनेट किया गया था। वो कम से कम सबको बासी का महत्व समझ में आया। आज बताओ, उड़ीसा में भी खाते हैं बासी, लेकिन जब तक अपनी संस्कृति को हम बचा के नहीं रखेंगे
तो मान के चलो उसका हनन ही होना है। जी कोई भी देश आज है वो अपनी संस्कृति को बचा के रखा है, अच्छे अच्छे जो देश है अपनी संस्कृति को बचा के रखे हैं। क्या दिक्कत है, हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हो, आप पंजाब, आपका मातृभाषा पंजाबी है, जी उनका मातृभाषा मान लो हिंदी है, मेरा मातृभाषा मदर टंग तो छत्तीसगढ़ी है। हमको दो छत्तीसगढ़ी भाई मिल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में हमको बोलने में घृणा आती थी, मतलब अपने आप में वो लगता था कि हम लोग देहाती हैं, छत्तीसगढ़ी हैं, छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ी बोलेंगे तो बाहर में आके अगर शहर आ गए हिंदी में बात करना शुरू कर देते थे। क्यों? उनको लगता था कि हम लोग देहाती कहलाएंगे। अपनी भाषा को बोलने में गर्व करने में क्या दिक्कत है? पर अभी उनके वो काम वो किए भूपेश भैया, छत्तीसगढ़ी में भाषण देते थे, बासी खाते थे, या छत्तीसगढ़ी लोगों को अपना जो उनका जो संस्कृति है, ठेठरी, कुर्मी, और जितना त्यौहार है, तीज त्यौहार है, तीजा की छुट्टी दिए, माँ कर्मा जयंती का छुट्टी दिए, ऐसा बहुत सारे काम किए जो छत्तीसगढ़ियों का स्वाभिमान जगाए। देखिए सब उसमें भी होता है कि छत्तीसगढ़ियों का स्वाभिमान तो जगाए, लेकिन किसी अन्य जाति को, जो आप यहाँ हैं दूसरे जाति के लोग भी हैं, उनको भी सम्मान बरोबर देने का प्रयास किए। वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो काम मेरे ख्याल से कांग्रेस के डीएनए में है कि सभी वर्गों को साथ लेके चलो, और वो काम को वो भी कर रहे थे। जी जी अपने छत्तीसगढ़ियों लोग का स्वाभिमान को जगा रहे थे, जो डोमिनेट हो गए थे, किसी को दबा नहीं रहे थे। दबा नहीं रहे थे। आप आए हो, आप भी सम्मान रहिए। जी किसी को मेरे ख्याल से कोई प्रकरण ऐसा नहीं बना था उस 5 साल में कि किसी को डोमिनेट होना पड़ा होगा किसी अन्य जाति को। नहीं। और भैया महासमुंद के जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके कार्य को आप कैसे देखते हैं? अगर बोलेंगे 10 में से आप उनको कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए राजू योगेश्वर भाई आदमी अच्छे हैं जी लेकिन हम लोग इतना सारा काम ऐसा ऐसा करके गए हैं कि अभी तक वो मान के चलो अभी एक केनाल रोड स्वीकृत होके आया है, बाकी सभी काम मान के चलो अभी तक का उनका जो लोकार्पण चल रहा है वो हमारे कार्यकाल का है, कांग्रेस कार्यकाल का है। जी उनको विचार करना चाहिए कि क्षेत्र में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको जब तक वो काम जाएंगे नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। हम लोग तो ऐसे थे कि हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ था, पापा रहे तब भी हम लोग चिट्ठी पत्री पढ़ रहे थे। तो क्या होता है, एक तो कहावत है ना, किसान के बेटा लगा खेत हल जोते नहीं सिखाया जाए। तो हम लोग पापा के पास चिट्ठी आता था, फलाना समिति का मीटिंग है, फलाना ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, तो मान के चलो हमको भी धीरे धीरे वो चिट्ठी देख के समझ में आ जाता था कि ये होता है जनपद में। मैं मंडी में रहा, तेंदुपत्ता में रहा, पंच रहा, या कोऑपरेटिव सेक्टर में रहा, तो बहुत सारे लगभग जो काम किया जाता है वो 80% काम मैं समझ जाता हूँ। जैसे सुपर यहाँ पे मंडी में बड़ा जगह खाली था, बीचों बीच, शहर के बीचों बीच। जी वहाँ मैं जब मंडी सदस्य था तो हम लोग प्रस्ताव पारित किए थे कि वहाँ पे सुपर बाजार बनाया जाए। जी वो सपना अधूरा था। मैं विधायक बनते ही मैं भूपेश भैया को बोला कि भैया एक जगह है वहाँ पे मेरे को दुकानें खोलनी है, सुपर बाजार बनाना है, जी जी कॉम्प्लेक्स बनाना है। वो तुरंत स्वीकृति दे दिए। चौबे साहब को बोला, वो भी तुरंत दे दिए। हिमसागर साहब थे यहाँ कलेक्टर, वो भी देखे और एक बार में समझ गए। वो उनके दिमाग में था ये अच्छी बात थी। जी वो तुरंत बोले कि मेरे को ज़्यादा फिर भैया को बोलना नहीं पड़ा, हिमसागर सर ही फटाफट उस काम को आगे बढ़ाते गए और वो लगभग 7 करोड़ का काम हुआ। जी वो भी बहुत अच्छा हो गया, भी अच्छा अपडेट हो गया। अब उसको जैसा चालू होना चाहिए था, जी जी उसको चालू करने की देरी है। जी बन तो पूरा गया है, बन के रेडी है। उसको मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई। पर अभी ओपनिंग नहीं हुई अभी उसकी। अब उसमें क्या दिक्कत है? 2.5 साल से आपकी सरकार है, हमारा काम तो 90% लोग कर दिए थे। 90% हाँ, बहुत समय से रुका हुआ है वो काम। अब वो रुका हुआ है, क्या है उसको देख के करना चाहिए। जी जी और अब जैसे कुछ काम हैं, जैसे अभी मैं खट्टी वाला मैं लगातार प्रयास किया। मैं खट्टी रोड है जो मेरा खुद का गांव वाला रोड है, जी वो घोषणा में भी आया, लेकिन उसमें मान के चलो कई कामों को रोकना टोकना नहीं चाहिए।
एक बार जो स्वीकृति हो जाती है उसको अगर एक बार कैंसिल करा दिए तो मान के चलो उसको फिर दोबारा स्वीकृत कराने में आपको 5 साल लगेगा ही। हम्म, आज वो रोड मान के चलो उस रोड को ये लोग अस्वीकृत कर दिए, घोषणा थी, जी आज वो अभी तक कुछ हो नहीं पा रहे हैं। अभी लगातार मैं बात करते जा रहा हूँ। मैं उस दिन योगेश्वर भाई से मुलाकात हुई तो उससे भी बात किया कि उस रोड को करावे बहुत जरूरी है। वैसे ही मान के चलो हम लोग मंडी में, बता रहा हूँ, मंडी में मैं था करके मेरे को पता चल गया था कैसे कैसे काम होता है। जी उस मद को ज़्यादा कुछ लोग समझते ही नहीं थे। जी जी तो मैं मान के चलो मंडी बोर्ड से मैं कम से कम 50 करोड़ रुपए तो मंडी बोर्ड से ले आया मैं एक विधानसभा में। बहुत सब बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। उससे चरन्नी जो निकाल नहीं सकते। जी जी तो मैं तो बोलता हूँ कि विमल चोपड़ा जी उसमें 1 रुपए का काम नहीं करा पाए। उसमें मैं 5 साल में 50 करोड़ से अधिक का काम ले आया था। जो सभी सोसाइटियों में आपको दिख रहा है ना कि वो नलकूप खनन की, बाउंड्री वाल की, गोदाम, ये सब मंडी बोर्ड का काम है। मेरा स्वीकृत हुए हुआ है लगभग 4 करोड़ के काम को। ये लोग सरकार हटने के बाद 4 करोड़ काम को टेंडर हो जाने के बाद कैंसिल कर दिया। अब वो बताओ, होता तो किस भाई, मेरे को क्या था, मैं तो स्वीकृत करा लिया था। भूमि पूजन होता था, होना था, लोकार्पण होता, आप ही का नाम लिखाएगा, जो भी रहेगा प्रतिनिधि रहेगा उसी का नाम लिखाएगा। करना चाहिए काम को, विकास कार्यों को नहीं रोकना नहीं चाहिए। रोकना चाहिए। नाम आप ही का होना है, जी जी जनता का ही विकास होना है, जनता के लिए ही बनना है। और भी हम देखते हैं आप धार्मिक आस्था से आप जुड़े हुए हैं, तो ये मतलब आपके अंदर जो फीलिंग है बचपन से ही थी कि राजनीति में आने के बाद? नहीं नहीं, मतलब मैं तो खैर शुरू से, मैं पापा भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और मैं भी, वो भी कुछ कुछ, जैसे सुबह उठे तो बोल दिए कि वो सिखाते थे। मैं कई ठोक मंत्र तो उन्हीं से सीखा हुआ हूँ उनका। जैसे आज आप लोग यूट्यूब देखते होगे, फेसबुक वगैरह में रील वगैरह में चलते रहता है, सुबह उठते ही क्या अफर्मेशन करना चाहिए, तो अफर्मेशन बोलते हैं। हमको क्या बोलते थे, सुबह उठते ही कुछ काम मत करो, किसी के चेहरा मत देखो, अपना हाथ देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम करके। ऐसा एक टाइप का ये भी अफर्मेशन है। ये मेरे को पापा सिखाए थे। पैर रखने से पहले जो स्वर चल रहा है हमारा, मान लो दायां नाक चल रहा है, तो दायां नाक चल रहा है तो पहले हाथ से धरती माता को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पार्वत, ऐसा करके वो है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मतलब उसको लक्ष्मी माता को, विष्णु उसको स्पर्श करके नतमस्तक होते हैं। नतमस्तक हो रहे हैं। ये मतलब थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा करके बढ़ते गया। एक काम को करोगे तो दूसरा चीज़ याद आता है। जी दूसरा चीज़ कोई बताया अचानक कि दुर्गा जी का 108 नाम याद कर लो, तो उससे भी मनोबल बढ़ता है। हनुमान चालीसा याद कर लो जी इससे बोलते हैं आप, जैसे इस हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, डर भग जाता है। डर भग जाता है उसका स्पिरिचुअल मान के, जो हमारे जो पुराने रिसर्चर थे, हमारे ऋषि मुनि, वो इस हनुमान चालीसा को बोल के क्या कर रहे हैं, हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिव कर रहे हैं। जी मूलाधार चक्र क्या है, कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता हाँ, तो अपना कॉन्फिडेंस, मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है। है। जी वो भी सब जुड़ा हुआ है, साइंस से जुड़ा। अगर उसमें जाएंगे वो सब साइंस से जुड़ा हुआ ही है। जी। भैया तिरुपति बालाजी से आपकी आस्था जुड़ी हुई है, और उनका बुलावा भी आपको आता है, आप बहुत बार जा चुके हैं, तो उनसे आपका जुड़ाव कैसे हुआ भैया? मैं जानता बस था उस टाइम तक कि वेंकटेश भगवान है कोई, साउथ में कोई भगवान है वेंकटेश करके। जब वेंकी, मेरे यहाँ वेंकटेश बेटा पैदा हुआ, जी, जी। तो मैं उसका व से नाम निकला, तो उसका नाम मैं वेंकटेश रख दिया, जी जी वेंकटेश भगवान जी के नाम में। और मैं उसके पहले नहीं गया था, जब 2000 में पैदा हुआ तो वो नहीं गया था मैं। उसके बाद मैं 2 साल के बाद वहाँ तिरुपति बालाजी गया, तब मेरे को पता चला इन्हीं का नाम वेंकटेश है। जी और तब से मैं मान के चलो वहाँ दर्शन करने से मेरे को अच्छा लगता है।
तब से 2001-2 के आसपास से जा रहा हूँ मैं, अभी तक जा ही जाता हूँ। जी जी। और भैया आज हम देखते हैं कि जो राजनीति है मेहनत की नहीं रही, अब चरण वंदना की हो गई है राजनीति। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? यार मैं एक बात बोलूँगा, चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार कभी चमचे नहीं होते। जी तो आदमी के उससे जो उसका वर्क है उससे जुड़ो। जैसे अब मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो पार्टी के लिए जो पार्टी को अच्छा करने के लिए किया जा सकता है वो करना चाहिए मेरे को, या सभी लोगों को करना चाहिए। अब वो जो बार बार चमचागिरी कर रहे हैं, वो आज आपका चमचागिरी करेंगे, कल दूसरे का चमचागिरी करेंगे, दूसरा पावर में आएंगे वो भरोसेमंद नहीं होते हैं लोग। तो। अभी आपके कार्यकाल में महासमुंद नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे और जो भाजपा की सरकार थी उस समय नगर पालिका में उसको चेंज किए थे। तो उस समय लोग बोलते थे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत फैसला लिया आपने। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? भूपेश बघेल जी हमेशा क्या बोलते थे कि मंचों में अगर बैठ जाते थे या कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में बैठ जाते थे, तो वो बोलते थे कि पार्टी हमारी माँ बाप होती है। जी तो पार्टी माँ बाप होगी तो माँ बाप की इज्जत को बिकने दोगे क्या आप? नहीं। कम होने दोगे क्या? नहीं होने दोगे। अविश्वास प्रस्ताव आया तो मान के चलो उस टाइम, अब मेरे को चूंकि यहाँ का विधायक था तो कांग्रेस के आदमी को ही बिठाना ही था मेरे को, जी तो मैंने वो काम किया, पार्टी के लिए सही काम किया। ये मेरा सही डिसीजन है, ये मैं समझता हूँ। और भैया आने वाले अभी 2028 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी जिले में या फिर प्रदेश में कमजोर है? देखिए, अभी तक तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को अभी जो चुनावी मैनिफेस्टो था भारत बीजेपी का, जी उसको छूने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। रोज हमको मुद्दे देते जा रहे हैं। अभी जितनी राजनीति चल रही है, अगर भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट देखो, कि दीपक बैज जी का, कि महन साहब का, कि टीएस महाराज साहब का, या अपने टॉप के जितने लीडर हैं, वो सब किस में दे रहे हैं? समसामयिक घटना के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। अभी हम लोग मैनिफेस्टो को छुए नहीं हैं। मैनिफेस्टो को अगर छुएंगे तो बहुत सारी बातें आएगी जो भारतीय जनता पार्टी को जमीन में दबोचने का काम करेगी। अभी तो स्थानीय मुद्दे इतने होते जा रहे हैं, रोज शहर में रायपुर में चाकूबाजी हो रही है, रोज आए दिन मर्डर के किस्से सुनने मिल रहे हैं। तो हमको अभी जो मैनिफेस्टो पे बात ही करने का वो नहीं चल रहा है, और जब बात आएगी आखिरी में तो हम तो मैनिफेस्टो में बात करेंगे, तब ये लोग और कहीं पे नहीं दिखेंगे। क्या काम कर रहे हैं बताइए ना, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं क्या जिससे बोले जनता कि हम खुश हैं? आप बिजली का 4 यूनिट बिजली बिल मुफ्त था हमारे समय में, आप 100 यूनिट पे लाते हो, फिर 200 यूनिट छूट करते हो, जनता का विरोध होता है, उसके बाद आप लगातार टैरिफ बढ़ाते जा रहे हो। भाई आज मेरे घर का बिजली बिल आता था 10,000 का, आज आ रहा है 20,000, 22,000 का, 25,000 तक, अभी 25,000 का बिल पटाया हूँ मैं। तो आम जनता कैसे करेगी? पहले हम लोग समझाते थे कि जब मंचों पे जाते थे तो देख दाई ये तो रत्का रुपए के छूट मिले हैं, पहले समझाना पड़ता था। जी जी अब लोग खुद बोल रहे हैं कि पहले तो मोर बिल है 150 रुपये का आत रही, इसका अभी 1,000 क्या है। अब जनता ये बोल रही है, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, कांग्रेस पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब बोल रहे हैं भूपेश काका बोल रही से तो हमारा बिजली बिल माफ हो रही है। और डिजिटल मीटर अभी ले आए भैया, डिजिटल मीटर में भी उसको मान के चलो, डिजिटल मीटर तो हमारे समय में पूरा रोक लगा कर रखे थे, क्योंकि जनता को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा करके, बिल ज्यादा आएगा फोकट का करके। ये दूसरे प्रदेश में आखिर रोक दिए थे ना। ये तो अपने साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, ऊपर से जो आदेश आ रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, अपना डिसीजन तो खुद ले नहीं पा रहे हैं। तो मान के चलो इससे क्या हो रहा है, अधिभार तो पहुंच रहा है ना आम जनता के जेब तो कट रहा है ना। महंगाई अभी कितनी बढ़ी। आज बताइए, ये लोग बोल दिए कि युद्ध के कारण डीजल पेट्रोल कच्चा तेल का रेट बढ़ा हुआ है, हमको रोज का 1,000 करोड़ का नुकसानी हो रहा है पेट्रोलियम कंपनियों। आज $75 प्रति बैरल हो गया,
तो आज कम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब 45 रुपए तक पहुंच गया था खरीदी कच्चा तेल का, तब क्यों नहीं किए? आप टैक्स बढ़ाते गए, टैक्स पर टैक्स बढ़ाते गए, और जब रेट बढ़ी तब आप टैक्स को भी नहीं घटा रहे हो। तो आप जनता के प्रति कहाँ ईमानदार हो? बंगाल चुनाव का वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे चुनाव का। हाँ। भाई उस टाइम तो स्थिति, उस टाइम भी तो रेट तो बढ़ ही रहा था ना। ईरान इजराइल और अमेरिका का युद्ध तो हो ही रहा था, रेट तो उस टाइम से बढ़ रहा था, लेकिन ये लोग चुनाव का वेट कर रहे थे। तो इनका कुल मिला के एजेंडा क्या है कि चुनाव जीतना। अभी आप यहाँ आए हैं तो कुछ कुछ अफवाहें हैं, तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में विनोद भैया नहीं दिखे, और 2024 में अभी जो लोकसभा चुनाव है उसमें आपने पूरे खुल के प्रचार किया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप उस टाइम यही थे ना? जी, आप उस टाइम यही थे ना? जी जी 2023 के चुनाव में। जी जी याद करिए 2023 के चुनाव में खड़गे जी का, भूपेश बघेल जी का कार्यक्रम हुआ था। जी, उस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी, अगर वहां पे 25 से 30 हजार की भीड़ थी हाई स्कूल ग्राउंड में, वो किसके किसके जिम्मेदारी में था? जी जी। और नामांकन में भी आप थे? नामांकन में भी था। मेरी जिम्मेदारी थी, मैं 25,000 का भीड़ करके उस कार्यक्रम को करा रहा था जी। उस मंच से आह्वान कर रहा था, बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग आए हुए थे, उस मंच से आह्वान कर रहा था। देखिए, मैं अगर वो जीत जाते, जो प्रत्याशी होता है ना, वो जीत जाते तो क्या बोलते हैं? मैं अपने दम पे जीता हूँ। हार जाते हैं तो क्या बोलते हैं? उसके कारण मैं हार गया। जी, वही हो रहा है जी। भाई। आप में अगर वो क्षमता, आप में इतना बड़ा बड़ा काम करके दे दिया था, आपको बोल लेना था। आपको जाना था बड़गांव में, बड़गांव में आप हार रहे हो, तो बड़गांव में आप हार रहे हो तो वहाँ जाके क्या बोलना था कि बड़गांव में आप लोगों को 5 किलोमीटर दूर जाके धान बेचना पड़ता था, आप लोगों के लिए हमने आसानी से धान खरीदी केंद्र खोला है हमारी सरकार ने, श्रेय लेना था। मालीडीह में जाके बोलना था, वहाँ भी आप एक पोलिंग बूथ हारे हो, वहाँ जाके श्रेय लेना था, यहाँ हमने धान खरीदी केंद्र खोला था, पार्टी ही ने खोला था। जी जी। माध्यम में भले जरूर था जी। कि डुमरपाली में जाके बोलना था। ऐसे ऐसे ही गांव थे जिसमें बोलना था कि रायतुम सरेकेल पटेवा में जाके बोलना था कि ये रास्ता हमने बनाया, पुल बनाया। बांसकुड़ा में जाके बोलना था ये रास्ता हमने बनाया। सिरपुर में हमने ये डेवलपमेंट किया, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक हमने बनाया। आप शहर में जाके बोलते तो क्या होता? सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक से आपके युवा आपके साथ जुड़ते। हम कॉलेजों में मान के चलो, हम कॉलेज में जाके जब मीटिंग लेते थे तो वो लड़के बोलते थे कि हमको इतने रूम की ज़रूरत है, हम लगातार वहाँ रूम बनाते गए। विधायक निधि से पैसा दिए, कैंटीन के लिए पैसा दिए, फिर ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिए। वो जो कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, उसमें जाके बैठे, वहाँ जाके वहाँ पूछे कि क्या समस्या है बताओ। बोले सीट से पानी चू रहा है, तुरंत बदलवाए। कलर पेंट करना है, तुरंत कराए। तो आपको वहाँ पे श्रेय लेना था जी। आप अपडेट रहोगे रहते तो मान के चलो आपको लाभ मिलता। दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से कुछ कोई मतलब नहीं है जी। और मैं इतने देर में कई ठोक बात ऐसा बोला हूँ, मैं पार्टी से गद्दारी नहीं करता जी। ना मेरा उसूल है ना मेरा सिद्धांत है। अभी आज आपका रश्मि चंद्राकर जी से संबंध कैसा है? आज भी बात होती है उनसे? हाँ बिल्कुल होती है जी। और 2023 का जो चुनाव था भैया, मेरे तो समझ के बाहर था कि टिकट आपकी क्यों काटे, कैसे काटे, पर अगर आप भी विचार किए होंगे तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ होगा? देखिए, पार्टी कुछ सोच समझ के फैसला ली होगी, अब उसमें कोई टिप्पणी नहीं। अब जो रात गई बात खत्म हो गया, नया अगला तैयारी करते हैं जी। अगले में कोशिश करेंगे। जी। मैं हारा थोड़ी हूँ। नहीं नहीं। अभी आपको हमेशा हमने ना हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बात करते हुए देखा है, तो मैं आपको ना ये पूछना चाह रहा था कि आपको कभी गुस्सा आता है? गुस्से में क्योंकि कभी नहीं देखा है आपको। नहीं, वैसे बीच में आता था, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा तो आता था। उसके बाद फिर कई ठोक वो
सजेशन लिया, कई कुछ कुछ प्रोग्राम सीखा, तो थोड़ा सा फिर वापस आ गया। आ तो गया था, डिप्रेशन तो आ ही गया था मन में, अब ठीक है। और राजनीति और परिवार को आप दोनों को एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं भैया? नहीं यार, क्योंकि इतने सारे आप पदों में। उसमें चूक गया मैं, उसमें चूक गया था मैं मान के चलो, मेरे को लगता है कि हमको जो चरण भैया, चरण दास महंत जी, आखिरी के 6 महीने पहले, चुनाव के 6 महीने पहले वो बोलते हैं कि एक हम लोग को पूरे विधायकों का, भारत देश के पूरे विधायकों का एक वो लगा था, मुंबई में कार्यशाला लगी हुई थी, 2-3 दिन का था। उसमें कैसे स्ट्रेस मेंटेन करना है उसको बताया, कि वो बता रहे थे, सजेशन दिए जी। उसमें बोले कि आप 8 घंटा अपने शरीर के लिए दो, 8 घंटा परिवार का दो और 8 घंटा काम करो। ये है ऐसा मैनेज करना है आपको टाइम को, 24 घंटे को। उस टाइम मान के चलो मैं सिर्फ ऐसा लगता था कि मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, तो मैं काम के चक्कर में परिवार को समय नहीं दे पाया था। आप जनता के बीच में ज़्यादा रहे, ज़्यादा हम लोग रहे। भी देखते थे। हाँ। तो आप सुबह से निकलते थे और रात में आते थे घर। तो वो चूक हुई, मैं परिवार को समय नहीं दे पाया था। और वो सब जितने भी हमारे विधायक माननीय राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको बस यही कहूँगा कि वो भी मैनेज करके चले, सबको, परिवार को भी समय देना है, स्वास्थ्य को भी, अपने शरीर को भी समय देना है, और जनता को भी समय देना है। अब यह केंद्र में अभी जो सरकार है, जो भी वो कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मान के चलो, दुनिया अभी मान के चलो इतने सालों में सबसे बेकार अगर प्रधानमंत्री हुआ है तो ये मोदी हुआ है। बात बताओ यार, हमारे देश की संप्रभुता को आप बेच खाओगे? अमेरिका तय करता है कि हमको किससे तेल खरीदना है। वो कौन होता है हमारा तय करने वाला? वो बोलता है कि आपको ईरान से नहीं लेना है, वो बोलता है कि उसको रूस से नहीं लेना है, 1 महीने का समय है, 1 महीने तक ले सकते हो। वो कौन होता है तय करने वाला? इंदिरा गांधी जी कभी नहीं झुकी, बगल में प्राइम मिनिस्टर उसका राष्ट्रपति खड़ा हुआ है, तब भी बोलता था हमारी संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। 7वां बेड़ा जब अमेरिका से निकला, बांग्लादेश का जब अलगाव हुआ था, अलगाव करी थी, तो तब वो चैलेंज करके खड़ी थी, 2 टुकड़े कर दी, नया भारत, पूरा देश का भूगोल ही बदल दी वो। तो हम लोग डरपोक लोग के साथ अभी बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। अभी मान के चलो, इससे बुरा हाल कुछ नहीं हो सकता। 55 लाख करोड़ का कर्जा था 70 सालों में, जिसमें भाजपा कांग्रेस के और कई लोग प्रधानमंत्री बने। अब मान के चलो, उसमें 55 लाख करोड़ का कर्जा था भारत देश का, आज कितना हो गया है? 215 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्जा हो चुका है। कहाँ गया पैसा? 12 सालों में। 12 सालों में आप मान के चलो, उससे 4 गुना का 4 हो गया। कहाँ गया पैसा? कुछ दिखता है? कौन सा डैम बना लिए, कि कोई स्टील प्लांट बना लिए, कि क्या बना लिया आप, रेलवे का बड़ा सा और कुछ बना लिए, बुलेट ट्रेन नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, काम कुछ नहीं, बस प्रचार प्रसार है, बोलना बस है। और बोल के मुकरना भी इनकी फितरत में है ना जी। हर चीज में बदल रहे हैं। आधार कार्ड को पहले बोलते थे आधार कार्ड की क्या जरूरत है, इतने साल बाद बंद नहीं कर देते आधार कार्ड को? 2012 के पहले, 14 के पहले यही बोलते थे, विरोध करते थे। मनरेगा का विरोध करते थे। हालांकि मनरेगा को बंद नहीं कर पाए, लेकिन क्या कर रहे हैं आज? पिछले समय देखो, कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के समय, मनरेगा एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से मान के चलो लोगों के घर तक पैसा पहुंच रहा था। लेकिन इनका बोलना बस है, काम नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नफरत फैलाना है। नेहरू नेहरू करते रहेंगे। अरे नेहरू बन के तो दिखाओ। रहे हो कि 10 साल जेल में, जाओ जेल में रहो 10 साल। तो झूठ फेंकू राम बोलते हैं, तो फेंकू राम ही है, झूठ बोलना इनका काम है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। और संविधान बचाओ, अगर बार बार संविधान बचाए माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि संविधान की लोग धज्जी उड़ा रहे हैं। निर्वाचन आयोग का, अगर निर्वाचन आयोग का वो तय करना है, तो कौन तय करेगा? एक
नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जिसको बोले रहेगा, जिस लोकसभा सांसद को या मंत्री को, उसके साथ रहेगा, वो तय करेगा कौन निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष रहेगा करके। तो बताओ, वो तो मेजॉरिटी किसकी होगी? 2 लोगों की मेजॉरिटी होगी, तो प्रतिपक्ष का मतलब ही क्या है? और इसको मनमोहन सिंह उसके समय क्यों चेंज किया गया था? ये इसी कारण बोला गया था कि न्यायाधीश को रखा जाता था। तो 3 अलग अलग जो आधार स्तंभ है हमारे संविधान के, 3 अलग अलग हैं, उनके हिसाब से चुनाव वो होता था, निर्णय होता था। अब आप तो उसको खा रहे हो ना। और चुनाव आयोग की बात निकली भी है तो वोट चोरी अभी सबसे बड़ा मुद्दा जिसको वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी के बारे में आप देखिए यार, आप फोटो ही क्यों खींच रहे हो? अगर महिलाओं का फोटो आपको दिखाना नहीं है तो आधार क्यों बना रहे हो उनको, वोटर आईडी कार्ड इतना गोपनीय रखना है? वो बोलते हैं ना कि उसका सवाल है, हमारी माताओं बहनों का वो सवाल है, उसका फोटो क्यों दिखाए? मतलब पारदर्शिता नाम की चीज को आप खत्म करना चाह रहे हो। साउथ कोरिया बनाना चाह रहे हैं, डिक्टेटरशिप ला के। बस। और ये मैं पूछ रहा था भैया कि मतलब सिर्फ इनको वोट कैसे लेना है, मतलब जीत, चुनाव वोट कैसे नहीं, चुनाव कैसे अपने पक्ष में करना है, इसके लिए बस काम हो रहा है। जनहित का नहीं सोच रहे कुछ नहीं भाई। आज एक बात बता, पूरा व्यापार आप अडानी अंबानी को दे रहे हो तो क्या होगा? एक दिन फिर भारत एक छोटी सी कंपनी आई ना, ईस्ट इंडिया, वो भारत देश पे कब्जा कर ली। वो एक छोटी सी कंपनी तो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो कब्जा कर ली ना, धीरे धीरे फैलते गए। आप अब ये मान के चलो अडानी अंबानी तय करेंगे। वो कृषि कानून लाए थे, 3 कृषि कानून लाए थे, उसको अगर प्रोटेस्ट नहीं होता तो मान के चलो कानून लागू हो जाता। अभी तक तो मान के चलो अडानी का बड़ा बड़ा जो गोडाउन बन के तैयार है, आज मान के चलो वो रेट आसमान छूते रहता। वो जब चाहते तब इंक्रीज होता रेट, जब चाहते तब डाउन होता। कम करके रख देते। उनको क्या है? आप पूंजीवादी मत बनो ना भाई। हमारा देश शुरू से अंतिम छोर के व्यक्ति तक पैसा कैसे पहुंचाया जाए उसके लिए काम कर रहा था। प्रधानमंत्री जी उस टाइम राजीव गांधी जी थे, वो क्या बोलते थे कि हम पैसा भेजते हैं 1 रुपया, अंतिम में जाके 15 पैसा हो जाता है। ईमानदारी से बोले तो आज अगर लोगों के पास पैसा डायरेक्ट पहुंच रहा है तो उनकी देन है ना। आज लोगों के पास कंप्यूटर, हाथ में मोबाइल है, किसकी देन है? राजीव गांधी जी की देन है। और भैया मैं ये पूछ रहा था, आपके इसमें विचार क्या है कि क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे और कांग्रेस की सत्ता वापस आ पाएगी अभी के हालात को देखते हुए देश में? देखो यार, वो आदमी ठीक है, कांग्रेस पार्टी हार रही है, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पे अडिग है। वो जो बोल रहा है वो कर रहा है। उसको पहले राजकुमार का तमगा दिए, है ना, भाजपा पार्टी वाले उसको पप्पू का तमगा दिए, लेकिन वो कहीं पे डिप्रेस दिखे क्या? अपने लक्ष्य से कभी भटके क्या? आज अगर वो 4,500 किलोमीटर का पैदल चल के यात्रा कर रहे हैं, पूरा भारत देश को घूम रहे हैं, लोगों के बीच, आम जनता के बीच, अभी भी छत्तीसगढ़ आए थे तो आम जनता के बीच बैठ के चाय पी रहे हैं, तो वो क्या करना चाह रहे हैं? देश में एकता की बात लाने की बात कर रहे हैं, सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके भड़कावे मत आओ। और निश्चित रूप से आप देख लेना, वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा ही, जनता एक दिन जागेगी ही, और मान के चलो कांग्रेस ही एक विकल्प है भाजपा के विरुद्ध में। और भैया मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आने वाले सालों में हम विनोद चंद्राकर जी को कहाँ देखेंगे? आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? देखिए, अब मेरे को तो काम करना ही है ही जी। एक बार मान के चलो हम लोग आ गए पॉलिटिक्स में, मान के चलो जनसेवा में आ गए, तो उससे तो आप हट नहीं सकते। तो मेरे को तो जनता के बीच काम करना ही है, और पार्टी तय करेगी कि मेरे को कोई कमान देती है कि मेरे को ऐसा ही सेवा करना है, और पार्टी के ऊपर है। जी। तो भैया अब समय आ गया पॉडकास्ट को एंड करने का, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, नए जुड़े साथी हैं, उनके लिए 2 शब्द आप बोल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो
महासुम ने हमारे सगन भाई की पॉडकास्ट को शुरू किए हैं, तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपको कि आप लोगों के मुद्दे, लोगों के दिल की बात को या उनकी जो बातें हैं उसको आप आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है। जी मैं तो बोलता हूँ यहाँ के जितने और अच्छे विचारक हैं, जी बुद्धिजीवी हैं, उनका भी पॉडकास्ट लेके मतलब पॉडकास्ट करें करके। जी भैया जी। आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप आगे बढ़ो, अच्छे आपके व्यूअर्स आएँ और लोगों को जगाने का काम कर सकें, जी इस माध्यम से देश सेवा कर सकें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद।